तो देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गणित का कौन सा चैप्टर, वृत्त। वृत्त यानी इसको सर्कल कहा जाता है, ठीक है ना। और इससे पहले आप लोगों ने वृत्त देखा होगा। देखिए वृत्त एक आकृति होती है, कोई सामान वृत्ताकार नहीं हो सकता। जैसे आप कहिए कि जो गेंद है वृत्ताकार है, नहीं, गेंद गोलाकार है। वृत्त का मतलब एक आकृति होती है। आकृति का मतलब आप कहीं कॉपी में बना दीजिए, जमीन पे बना दीजिए, मतलब किसी कॉपी या जमीन पे बनाया गया जो है वो वृत्त होगा। ऐसा नहीं कि आपने वृत्त कोई देखा होगा। बात समझा? तो वृत्त क्या होगा, जैसे आप कहीं इस प्रकार से कुछ स्ट्रक्चर बना दीजिए, वो वृत्त होगा, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, वृत्त। इसे क्या कह सकते हैं आप, वृत्त कहेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका जो है ये वृत्त होगा, ठीक है ना। ये वृत्त हुआ, ये स्ट्रक्चर वृत्त माना जाएगा। अब ऐसा नहीं कि आप गोले को, अधिकांश बच्चे गोले को ही वृत्त बोल देते हैं, नहीं। वृत्त का मतलब जैसे चूड़ी हो गया, तो चूड़ी को जमीन पर रख के और चारों तरफ से लकीर बना दे, वो वृत्त होगा, ठीक है ना। जैसे जो ट्रैक होता है, आप देखते हैं ग्राउंड होता है और इस प्रकार से ट्रैक पर क्या करते हैं, लोग दौड़ते हैं, तो वृत्त होता है। कोई समस्या? अब बात करें वृत्त की परिभाषा की, ठीक है ना। तो वृत्त की परिभाषा क्या होगी, देखिए वृत्त जो है उन बिंदुओं का बिंदुपथ होता है। वृत्त उन बिंदुओं का बिंदुपथ होता है जो एक स्थिर बिंदु से नियत दूरी पर स्थित होते हैं। वृत्त उन बिंदुओं का बिंदुपथ होता है जो एक स्थिर बिंदु से नियत दूरी पर क्या होते हैं, स्थित होते हैं। अब देखिए अगर बात करें स्थिर बिंदु को, तो उस स्थिर बिंदु को जो है हम लोग वृत्त का केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, स्थिर बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं, ठीक है। और जो नियत दूरी होती है, क्या होती है, उसे क्या कहते हैं, त्रिज्या। ध्यान रखिएगा, उस स्थिर बिंदु को वृत्त का केंद्र कहेंगे और नियत दूरी को वृत्त की, और बिंदु पथ की संपूर्ण लंबाई जो है, बिंदु पथ की जो संपूर्ण लंबाई है उसे कहा जाएगा परिधि। तो वृत्त की संपूर्ण लंबाई को कहा जाता है परिधि। अब इसके स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर बनाया जाए तो वो क्या कहलाएगा, वृत्त, ठीक है ना। तो वृत्त को अगर बनाए हम लोग, तो ऐसे ही कई बिंदुओं से मिलकर बना जो है मान सकते हैं। ये हो गया। तो वृत्त जो है कई बिंदुओं से मिलकर बन गया। अब ये जो बीच में है ये स्थिर बिंदु होगा, इसे ही क्या कहेंगे हम, स्थिर बिंदु कहेंगे, ये जो बीच में है, ठीक है। और इसी ही दूरी को हम क्या कहेंगे, नियत दूरी कहेंगे, ठीक है। और इसे क्या कहेंगे, बिंदु पथ। क्या कहेंगे, बिंदु पथ। इतनी बातें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी स्थिर बिंदु को क्या कहेंगे, वृत्त का केंद्र कहेंगे, ठीक है ना। इतनी बातें आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत किसी को? तो ये हो गई वृत्त की परिभाषा। अब आगे देखते हैं। देखिए अब त्रिज्या जान गए आप लोग। देखिए तो किसी भी वृत्त को, ध्यान रखिएगा, वृत्त को जो है सी ब्रैकेट में ओ कामा आर से निरूपित या प्रदर्शित करते हैं। वृत्त को किससे निरूपित करते हैं, COR से। अब COR का मतलब क्या है, देखिए C का मतलब हो गया यहां से सर्कल, O जो है इसका केंद्र यानी सेंटर हो गया, और R फॉर होता है रेडियस, रेडियस माने त्रिज्या। तो किसी वृत्त को COR से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। अब यहां पे दो तीन फार्मूलों की बात करें, वो दो तीन फार्मूले कौन कौन से हैं, देखिए
यदि वृत्त की त्रिज्या r है तो क्षेत्रफल क्या होगा? बताइए सब लोग। क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r स्क्वायर। ठीक है, और वृत्त की जो है परिधि क्या हो जाएगी? 2 पाई r। ये ध्यान रखिएगा। ठीक, एक फार्मूला कई बार बहुविकल्पी में पूछा जाता है और अधिकांश बच्चे गलत करते हैं। क्या? त्रिज्या व व्यास में संबंध। ये अक्सर बच्चे उल्टा करके आते हैं। अब ध्यान रखिएगा, व्यास हमेशा त्रिज्या से दूना होगा, तो यानी व्यास का आधा करेंगे तब त्रिज्या आएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, व्यास बराबर 2 गुणित त्रिज्या होता है। यानी त्रिज्या का 2 गुना करेंगे तब व्यास मिलेगा, यानी d बराबर आ जाएगा 2r। अगर आप त्रिज्या निकालेंगे तब क्या आएगा? तो हो जाएगा त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2, यानी r बराबर d/2। ये कुछ बेसिक फार्मूले हैं, आप लोग याद रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ा जाए। अब आगे देखिए, अब थोड़ा सा आगे हम लोग और समझने का प्रयत्न करें। कुछ और परिभाषाएं हैं, जैसे मान लीजिए ये कोई सर्कल हो गया। ठीक है, अब व्यास तो सबको पता है कि त्रिज्या के दूने को व्यास कहते हैं। अब एक परिभाषा और, जीवा। किसकी परिभाषा? जीवा की। तो इसे ही हम लोग क्या कहेंगे? जीवा, अंग्रेजी में कॉर्ड कहते हैं, जीवा हो गया। तो ये जीवा मान लेते हैं हो गया ए, और ये क्या हो गया? बी। तो अब जीवा की डिफिनेशन क्या हो जाएगी? ठीक है, ठीक है, जीवा की परिभाषा क्या होगी? तो ध्यान दीजिएगा भाई, परिधि के किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाएगा? जीवा। तो आप लिख सकते हैं कि वृत्त के परिधि के या वृत्त के परिधि पर स्थित, वृत्त के परिधि पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, मिलाने वाला रेखाखंड जीवा कहलाता है। ठीक है, तो वृत्त के परिधि पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है? एक प्रश्न ये बताइए कि किसी भी सर्कल में टोटल कितने जीवा हो सकते हैं? हाँ, तो याद रखिएगा कि किसी वृत्त में अनंत जीवा हो सकते हैं, मतलब मैक्सिमम जीवा की कोई गिनती नहीं है। तो किसी वृत्त में इनफाइनाइट यानी अनंत जीवा हो सकते हैं, इसकी कोई काउंटिंग नहीं है। एक बात और, अगर सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? व्यास। याद रखिएगा कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जो जीवा है वो व्यास कहलाती है। तो ध्यान रखिएगा कि जो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है वो व्यास कहलाती है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है जीवा से रिलेटेड। कोई दिक्कत? चलिए, अब इसके बाद आते हैं त्रिज्यखंड। कहाँ आते हैं? त्रिज्यखंड। तो फिर सर्कल बना लें। ये मान लिया कोई सर्कल है, ठीक है, और ये केंद्र हो गया O, ये मान लें A, ये मान लें B, और ये मान लें P, और ये क्या मान लें? Q। अब कैसे डिसाइड हो कि कौन लघु है कौन दीर्घ है ना? कैसे डिसाइड हो कौन लघु है कौन? तो आपको बताइए, नहीं लग रहा है कि छोटा है तो लघु त्रिज्यखंड। अब बड़े वाले को तो इसको लिखा जाए कि बड़ा हो गया दीर्घ त्रिज्यखंड, ये छोटा हो गया
लघु त्रिज्य खंड। अंग्रेजी में उसको बोलते हैं माइनर सेक्टर और उसको बोलते हैं मेजर सेक्टर। इतना हो गया, ठीक है। अब बात करें परिभाषा की, ठीक है ना, कि त्रिज्य खंड कहते किसे हैं। अब त्रिज्य खंड कहते किसे हैं ये ध्यान दीजिए। देखिए, तो वृत्त के किन्हीं दो त्रिज्या, वृत्त के किन्हीं, इसको क्या कहेंगे, चाप। तो वृत्त के किन्हीं दो त्रिज्या तथा संगत चाप के मध्य के क्षेत्र को त्रिज्य खंड कहा जाता। देखिए लिखेंगे कि वृत्त की किन्हीं दो जीवा, वृत्त की किन्हीं दो जीवा तथा वृत्त की किन्हीं दो त्रिज्या तथा संगत चाप के मध्य के क्षेत्र को, वृत्त की किन्हीं दो त्रिज्या तथा संगत चाप के मध्य के क्या कहेंगे, हाँ, तो त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड कहते हैं। तो त्रिज्य खंड कहते हैं, ये हो गया, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा कि यदि त्रिज्य खंड या यदि त्रिज्या या त्रिज्याओं के बीच का कोण, यदि त्रिज्याओं के बीच का कोण, ठीक है, 180 डिग्री से क्या है, कम है, तो उसके द्वारा बने त्रिज्य खंड को क्या कहेंगे, हाँ, लघु त्रिज्य खंड कहेंगे। बात समझ में आ गया। आप खुद ही देख लीजिए, देख के आपको लग रहा होगा कि ये बताइए, ये जो एंगल थीटा है क्या वो 180 से कम नहीं है, तो कम है तो लघु, 180 से ज्यादा है तो 180 के बराबर है तो अर्धवृत्त। अगर 180 के बराबर हो गया तो सीधे तो अर्धवृत्त। तो ये बातें आप लोग याद रखिएगा, त्रिज्यखंड की परिभाषा, और इसको नोट भी कर लीजिएगा। कोई समस्या? तो त्रिज्यखंड कितने प्रकार के, दो प्रकार के, कौन कौन, लघु और दीर्घ। अगर थीटा 90 से कम है त्रिज्याओं के बीच का तो लघु त्रिज्यखंड, 90 से ज्यादा है तो, बस इतना ही जानना था, ये हो गया। अब इसके बाद आते हैं वृत्तखंड। क्या आते हैं, वृत्तखंड। तो मान लीजिए ये कोई सर्कल हो गया और ये आपकी संगत जीवा हो गई, इसको मान लें ए, इसको मान लें, छोटा बड़ा सबको दिख रहा होगा, इतना तो आप हैं ही होशियार। ऊपर बड़ा है तो क्या होगा, वृत्तखंड तो होगा ही। कौन सा वृत्तखंड होगा, तो बताना चाहिए ना, दीर्घ वृत्तखंड। भाई बड़ा है तो दीर्घ वृत्तखंड ही होगा, और नीचे क्या है, छोटा है तो लघु वृत्तखंड। किसी कोई समस्या? चलिए, अब इस चाप को क्या कहेंगे, लघु चाप। ऐसे ठीक है। तो किसी वृत्त की जीवा, किसी वृत्त की और संगत चाप के मध्य के क्षेत्र को वृत्तखंड कहते हैं। केवल वृत्तखंड पहले समझो। देखो, किसी वृत्त की जीवा, किसी वृत्त की जीवा तथा संगत चाप के मध्य के क्षेत्र को, संगत चाप के मध्य के क्षेत्र को वृत्त खंड कहा
वृत्तखंड कहा जाता है। और वृत्तखंड की दो कैटेगरी है, आप सबको पता ही चल गया होगा। एक है लघु वृत्तखंड, एक है दीर्घ वृत्तखंड। कोई समस्या? ये हो गया। अब बेसिक परिभाषाएं हुई खत्म। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखिए फार्मूला इसके नेक्स्ट चैप्टर में है ना, यहां तो नहीं है। चलिए अब मान लीजिए कोई सर्कल हो गया, ठीक है। तो कोई सर्कल है अगर, तो सर्कल के 3 पॉइंट्स आप यहां पर डिनोट कर सकते हैं। जैसे अगर ये लाइन जा रहा है तो इसको बोलेंगे बहिर्भाग। कौन सा भाग? और ये कर रहा है तो इसे कहेंगे स्पर्श रेखा। क्या कहेंगे? और ये कट के जा रहा है तो इसे कहेंगे छेदक रेखा। अब आपको यहां पे ये ध्यान देना है, इससे कोई मतलब नहीं है। देखिए ऐसी रेखा जो वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करे उसे क्या कहेंगे? तो इसको अलग से हम बता दे रहे हैं आपको। देखिए केवल स्पर्श रेखा समझिए, ठीक है। ये मान लेते हैं, ठीक। ए बी, और जहां काट रहा है उसको क्या मान लें? इसको मान लेते हैं पी, और इसके सर्कल को मान लेते हैं ओ। तो ओ को पी से मिला दिए तो ये क्या होगा? अब परिभाषा देखें, अगर स्पर्श रेखा के बारे में देखिए, इससे प्रश्न आएगा। स्पर्श रेखा को हम बोलते हैं टेंजेंट। अब स्पर्श रेखा में क्या होगा? तो ऐसी रेखा जो वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, स्पर्श रेखा कहलाती है। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? हाँ देखो, एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, लेकिन एक वृत्त के एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा जाएगी, दूसरा जाएगा तो वो कहीं ना कहीं अंदर से हो जाएगा। तो एक वृत्त पर टोटल अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, लेकिन एक वृत्त के एक बिंदु से होकर केवल एक ही स्पर्श रेखा जाएगी। कितने? एक जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होती है? यानी त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। तो ये हम बता दे रहे हैं, बाकी सारे पॉइंट्स लिखने संभव नहीं है। तो ध्यान रखिएगा कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होती है? लंब। एक प्रश्न बताइए, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? 2। और दोनों की लंबाई आपस में क्या होगी? बराबर। देखिए जैसे मान लीजिए ये वृत्त हो गया, ठीक, और तो एक बाह्य बिंदु यहां है, एक ये, तो केवल 2 ही स्पर्श रेखा हो सकता है ना। तो बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर केवल 2 ही स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। इसको मान लें ए, इसको मान लें क्या? बी मान लें, ठीक है। और इसको केंद्र ओ मान लें, ये ऐसे, ये ओ। तो ये कोण 90 होगा, ये कोण क्या होगा? 90 होगा, ठीक। और पी ए और पी बी आपस में क्या होंगे? याद रखिएगा। तो यहां लिख दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, किसी
बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं और दोनों लंबाई में क्या होंगे? हाँ, दोनों जो है लंबाई में बराबर होंगे। ध्यान रखिएगा, लंबाई में बराबर होने का मतलब क्या है? PA बराबर PB। अब इसे कभी कोई सिद्ध करने के लिए आता है कि सिद्ध करिए कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं लंबाई में क्या होती हैं। आइए सिद्ध करते हैं इसको। चित्र यही बना रहेगा। अब सिद्ध कैसे करें? देखिए, तो आपका टारगेट है, सिद्ध करना है PA बराबर PB, ठीक है। और थोड़ा सा करिए कि O को P से मिला दीजिए। तो आप यहां लिख देंगे, दिया है PA तथा PB वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। रचना, O को P से, O को P से मिलाया। अब प्रूफ के लिए क्या करिए कि समकोण त्रिभुज OA असमकोण त्रिभुज OB, या लिख दीजिए कि समकोण त्रिभुज OPA, समकोण त्रिभुज OPA तथा त्रिभुज OPB में इतना हो गया, ठीक है। अब इतना होने के बाद आप क्या करेंगे? अब हमको सर्वांग करना है, तो बताइए OA बराबर क्या होगा? OB, कारण एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं आपस में क्या होती हैं? अच्छा, अगला लिख सकते हैं, कोण A बराबर कोण B बराबर 90। कैसे? हाँ, स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। तीसरा क्या बोल सकते हैं? OP बराबर, अब ब्रैकेट में, उभयनिष्ठ। अब बताइए किस प्रमेय से ये सर्वांग समभ होगा? तो आर्च प्रमेय से लिखेंगे, अतः RHS कसौटी से, ठीक है, त्रिभुज OPA सर्वांग सम होगा त्रिभुज OPB के। अब त्रिभुज सर्वांग सम होगा तो क्या हो जाएगा? PA बराबर PB। तो अतः स्पष्ट होता है कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं, ठीक है, आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। यह इसका सलूशन होगा। ये सेम प्रश्न कई बार आपके एग्जाम्स में आ चुका है, विशेष चमक नहीं आ रहा, सही है, ठीक है ना, उतना एडिटिंग में चला जाएगा, कोई दिक्कत। अब एक और आता है कि सिद्ध करिए कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण और दोनों त्रिज्याओं के का योगफल 180 अंश होता है। ये आ चुका है कई बार। अब देखिए कैसे आएगा ये। तो अब इसी में एक बात और सिद्ध करना है, प्रूव डैट, ठीक है ना। कोण P प्लस
कोण AO ये 180 सिद्ध करना है ना। और दिया है, तो दिया है जो वहां पे आप लिखे थे सेम लिख लेना है कि PA तथा PB वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है, और वृत्त का केंद्र O है, सेम जैसे वहां लिखे थे यहां लिख लेंगे, ठीक है ना। रचना कोई विशेष करना नहीं है। अब हेडिंग आगे लिखना है आपको प्रूफ, प्रूफ, ठीक है ना। हेडिंग में क्या लिखना है? प्रूफ। इतना हो गया। अब ये बहुत ही आसान है उसकी तुलना में, ठीक है, ये उसकी तुलना में बहुत ज्यादा आसान है। क्या लिखेंगे देखिए, तो लिखेंगे चतुर्भुज AOBP में, चतुर्भुज AOBP में अब चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360। लिखेंगे हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। अतः अब चारों कोणों का योग 360 अंश होता है, तो कोण P प्लस कोण A प्लस कोण B अब प्लस कोण AOB, ये बराबर क्या हो जाएगा? P नहीं पता और कोण AOB नहीं पता। बताओ कोण A का मान और कोण B का मान। अब कोण A और B 90 क्यों हुआ समझ में आ रहा है? ये जो है स्पर्श रेखा त्रिज्या पे लंब होती है 90-90, तो कोण P प्लस कोण AOB बराबर 300 और 90-90 180 प्लस का उधर गया तो कोण P और प्लस कोण AO बराबर क्या आ गया? सिद्ध हो गया। तो ये सवाल आपके बुक्स में भी हैं और कई बार बोर्ड एग्जाम से पूछ चुका हुआ, ठीक है। तो इस चैप्टर का जितना भी थ्योरी पोर्शन था अब क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब हमें बचा है इसके प्रश्नावली करना 10.1 और 10.2। धन्यवाद।